हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कत्यूरियों की शाखाएँ, ठीक है? तो कत्यूरी वंश तो आपने पढ़ा ही होगा ठीक है? लेकिन कत्यूरियों की शाखाओं पर बहुत कम वीडियो आपको मिलेंगे। तो कत्यूरियों की शाखाओं से जो प्रमुख प्रश्न हैं जो अभी तक बने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा यूके ट्रिपल ने किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे हैं, ठीक है? तो कत्यूरियों की शाखाओं को चलिए शुरू करते हैं आज, ठीक है? तो जब कत्यूरियों के पतन के बाद, ठीक है? जब जो कत्यूरी वंश था वो अपने अंतिम दौर में था या अंतिम चरण में था या कह लीजिए जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तो कत्यूरी वंश कई भागों में बँट गया, ठीक है? ठीक है? और कौन-कौन से भाग थे वो देखिए, बैजनाथ शाखा हो गई, डोटी शाखा हो गई, सुई हो गई, अस्कोट हो गया, द्वाराहाट, सीरा और सोर। तो इस प्रकार कत्यूरी जो वंश है वो कई भागों में बँट गया। और उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी उनकी, जैसे डोटी हो गई, अस्कोट की हो गई, सीरा और सोर, और इन्हीं पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी जो शाखा है इनके हम केवल संस्थापक देखेंगे और इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम जो शाखा पढ़ने वाले हैं वो है कत्यूरियों की अस्कोट शाखा, जहाँ पर पाल वंश का शासन रहा, ठीक है? पाल वंश का शासन रहा लगभग 688 साल तक यहाँ पर पाल वंश का शासन रहा। और 1967 के बाद क्या होता है, 1967 तक यहाँ पर पाल वंश का शासन रहता है। तो देखेंगे हम इनको अच्छे से। उससे पहले छोटा-सा मैप देख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ मैप से एक प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, देखिए पिथौरागढ़ को सोर कहा जाता था उस समय, डीडी हाट को क्या कहा जाता था? सीरा कहा जाता था। ये अस्कोट हो गया, यहाँ पे गंगोली हाट हो गया, ठीक है? थोड़ा-सा देखते हैं यहाँ पे और दूसरे मैप में, ठीक है? ये पिथौरागढ़, सोर, ठीक है? इसके उत्तर-पूर्व में क्या था? डीडी हाट स्थित था, ठीक है? तो सीरा, ठीक है? अगर हम डीडी हाट की अभी यहाँ पे देखें, ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें यहाँ पे, तो पूर्वी सीमा पर क्या है? काली नदी है। पश्चिमी सीमा पर अगर हम बात करें तो क्या है? पूर्वी रामगंगा है। तो यहीं से एक प्रश्न पूछा था आयोग ने, देखिए प्रश्न क्या था? प्रश्न था, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था? देखिए 25 नवंबर 2018 को यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था और काफी आसान प्रश्न था कि पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो क्या कहलाता था? सीरा राज्य, यानी कि डीडी हाट, ठीक है? तो उस समय डीडी हाट को सीरा नाम से जाना जाता था, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर पिथौरागढ़ के उत्तर पूर्व में क्या है? सीरा, डीडी हाट, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं अस्कोट के पाल वंश के बारे में। देखिए नेपाल में कौन सा था? रैकामल था। सीरा डीडी हाट में भी रैकामल था, इसको भी हम देखेंगे। गंगोली हाट की बात करें तो यहाँ पे मणकोटी वंश था, ठीक है? पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ पे बम और ब्रह्म राजा हमें देखने को मिलेंगे। चंपावत की बात करें तो यहाँ पे सुई का राज्य था या सुई का किला कह लीजिए आप, ठीक है? जहाँ पे ब्रह्मदेव का शासन हुआ करता था, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर अस्कोट के पाल वंश के बारे में। तो देखिए अस्कोट के पाल वंश का संस्थापक, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से निकल के आएगा आपके लिए। देखिए अभयपाल या अभयदेव या नागपाल, ठीक है? अभयपाल और अभयदेव तो एक ही व्यक्ति के नाम बताए गए हैं, जबकि नागपाल अलग व्यक्ति हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अभयपाल और अभयदेव। तो बद्रीदत्त पांडे जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अस्कोट में क्या था? 80 खस राजाओं का राज्य था, ठीक है? कितने राजाओं का? 80 खस राजाओं का राज्य। और यहाँ पर कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था उस समय, ठीक है? और जो अंतिम कत्यूरी शासक थे कौन? राजा ब्रह्मदेव या वीरदेव के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं। तो जो उनके पुत्र थे त्रिलोकपाल, उनके भी 2 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र था अभयपाल। थोड़ा-सा देख लेते हैं इसको, ठीक है? जो अंतिम कत्यूरी राजा थे ना, कौन? ब्रह्मदेव, ठीक है? तो इनका जो पुत्र था वो था त्रिलोकपाल, और त्रिलोकपाल के थे 2 पुत्र, एक हो गया अभयपाल और एक हो गया निरंजन देव। इस निरंजन देव को तो मिला नेपाल का साम्राज्य, तो जो उसके वंशज कहलाए वहाँ पर वो मल्ल कहलाए, और अभयपाल को मिला हमारा यहाँ पर अस्कोट, ठीक है? तो 1279 में इसी अभयपाल ने क्या किया था? अस्कोट में पाल वंश की स्थापना करी और इसके जो वंशज हैं वो पाल कहलाए, ठीक है? देखते हैं यहाँ पे भी थोड़ा। तो देखिए अस्कोट में क्या था? 80 खसराजों का शासन हुआ करता था, और अभयपाल ने 1279 में क्या किया? आक्रमण किया अस्कोट पे और यहाँ पर पाल वंश की नींव रखी। लेकिन एक नाम यहाँ पर नागपाल का निकल कर आता है कि 1238 में नागपाल ने अस्कोट पर आक्रमण किया और उस नागपाल ने क्या किया? इस अस्कोट में पाल वंश की नींव रखी। तो दोनों में कन्फ्यूजन है, देखिए एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं आएंगे, और दोनों को पाल वंश का संस्थापक मानने के अपने अपने लॉजिक हैं, ठीक है? तो अभयपाल का तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है कि इस प्रकार से यहाँ पर हुआ है, ठीक है? अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से। यहाँ पे देखिए वंशावली है ना जो इनकी, देखिए पहला नाम अभयपाल का है, ठीक है? वंशावली में, ठीक है? दूसरा नाम यहाँ पे निर्भय पाल का है, तीसरा पाल नाम यहाँ पे किसका है? भारती पाल का है। अब जो ये भारती पाल है ना, इसने अपने जो इनका वो मिला है 1394 घुनसेरा ताम्रपत्र मिला है, तो इसने कहा है कि मेरा जो क्या था, जो मेरे से पहले शासक कौन था? नागपाल था। मेरा पूर्ववर्ती कौन था? नागपाल,
तो इस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। और ऊपर से हुआ क्या, नागपाल का 1238 में उक्कू लेक मिल गया नेपाल में। तो इस आधार पे इतिहासकारों ने कहा कि नागपाल ने क्या किया है, इस पाल वंश की स्थापना करी है। तो देखिए एग्जाम में दोनों ऑप्शन तो एक साथ नहीं देगा, ठीक है, और दे भी दिया तो प्रश्न ऐसे डिलीट हो जाते हैं अगर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभयपाल ने 1279 में अस्कोट पर आक्रमण किया और यहाँ के खस राजाओं को हराकर पाल वंश की नींव रखी। और अगर हम यहाँ पे नागपाल को मान के चले तो 1238, ठीक है। तो नागपाल का 1238 का उक्कू लेख हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, उसको भी हम थोड़ा देखेंगे आगे, ठीक है। और एक प्रश्न आया था, देखिए यहाँ पर एग्जाम में, प्राचीन काल में देखिए अस्कोट किसकी राजधानी थी, फॉरेस्ट गार्ड में आया था, पाल वंश की, चंद वंश की, कत्यूरी वंश की या कुडिंद वंश की। देखिए यहाँ पर आयोग ने उत्तर कत्यूरी दिया था, ठीक है। तो देखा जाए तो ये आंसर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे पाल राजवंश होना चाहिए था। अब किसी ने इसमें ऑब्जेक्शन लगाया या नहीं, लेकिन यहाँ पे आंसर पाल राजवंश होना चाहिए, सबसे निकटतम आंसर पाल राजवंश है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो अस्कोट का पाल राजवंश, ठीक है। हम 1279 लेके चल रहे हैं। तो 1279 में क्या हुआ है, इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है पाल वंश की। और 1279 से 1967 तक यहाँ पे पाल जो वंश के राजा थे उनका शासन रहेगा। तो 688 साल तक यहाँ पर पाल वंश हमें देखने को मिलता है। राजधानी की बात करें तो लखनपुर, अस्कोट से 2.5 किलोमीटर दूर। अस्कोट ले सकते हैं आप, ठीक है। डायरेक्टली हो सकता है कि लखनपुर ना दे, अस्कोट दे दे एग्जाम में, ठीक है। तो राजधानी कहाँ है, लखनपुर में। अस्कोट के शासकों को क्या कहा जाता था, रजवार कहा जाता था, ठीक है। रजवार का मतलब क्या है, राजाओं में श्रेष्ठ, ठीक है। या इसका दूसरा अर्थ भी निकलकर सामने आता है कि 12 राजाओं में से एक। उस समय 12 प्रमुख राजा हुआ करते थे, जैसे कत्यूरी, बम, चंद, मणकोटी, मल। तो इस प्रकार अस्कोट के राजाओं को क्या कहा गया, रजबार, मतलब 12 राजाओं में से एक। रज बार, बार से मतलब 12 और रज से राजा, तो 12 राजाओं में से एक। दूसरा अर्थ है इसका राजाओं में से श्रेष्ठ। कुल देवता की बात करें तो इनका कुल देवता क्या थे, नारिंग देवल। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, कुल देवता कौन है, नारिंग देवल। 1615 में पाल वंश के राजा महेंद्रपाल प्रथम ने अस्कोट में राजमहल या राजभवन का निर्माण करवाया और इस भवन में कुल देवता नारिंग देवल की स्थापना करी। देखिए जो 1615 में यहाँ पर महेंद्रपाल ने ये राजभवन बनाया है ना, तो ये अभी भी मौजूद है। लगभग 100 कमरों का ये राजमहल है। और अब पाल वंश के जो वंशज हैं अभी बचे हुए, वो चाह रहे हैं कि इस राजमहल का संरक्षण कौन करे, भारतीय सरकार करे, भारतीय पुरातत्व विभाग करे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, ठीक है। तो 100 कमरों का क्या है, यहाँ पे राजमहल भी है। ब्रिटिश काल में अस्कोट को क्या है, रियासत का दर्जा दिया गया, ठीक है, रियासत का दर्जा दिया गया। 1924 में देखिए रजवाड़ों के अत्याचारों के विरोध में अस्कोट आंदोलन हुआ। देखिए डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि अस्कोट आंदोलन कब हुआ, तो 1924 में हुआ और रजवाड़ों के अत्याचारों के विरोध में हुआ। पिथौरागढ़ के नेता प्रयाग दत्त पंत व कृष्णा नंद उप्रेती के आग्रह पर बड़े नेताओं हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे एवं गोविंद बल्लभ पंत द्वारा अस्कोट में जन जागरण किया गया। तो ध्यान रखेंगे आप इस वर्ष को, 1924 में रजवाड़ों के अत्याचारों के विरोध में यहाँ पर अस्कोट आंदोलन होता है। देखिए अब ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि अस्कोट आंदोलन क्यों हुआ, तो रजवाड़ों के अत्याचारों के विरोध में, ठीक है। 11 नवंबर सन 1967 में, ठीक है, आज़ादी के लगभग 20 साल बाद 11 नवंबर सन 1967 को भारत सरकार द्वारा इस रियासत को अपने अधीन ले लिया गया। देखिए 1967 तक ये रियासत क्या थी, यहाँ पे इनका अपना शासन हुआ करता था। लेकिन देखिए 11 नवंबर 1967 को भारत सरकार के अधीन ये रियासत आ जाती है। और इस रियासत के अंतिम जो राजा थे वो कौन थे, राजा टिकेंद्र पाल, ठीक है। कौन थे, राजा टिकेंद्र पाल। पाल वंश के संस्थापक मैंने आपको बताया अभयपाल या अभयदेव, नागपाल, ये ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा हम लेख देख लेते हैं, कौन कौन से लेख मिले हैं। देखिए नागपाल का 1238 का उक्कू लेख। देखिए यहाँ पर प्रश्न बन सकता है सीधे सीधे कि नागपाल का किस वर्ष में उक्कू लेख मिला है, ठीक है। तो 1238 में। ऐसा ही प्रश्न बन सकता है कि 1238 के उक्कू लेख का संबंध किस शासक से है, तो नागपाल से। तो नेपाल के उक्कू गांव से 1238 ईस्वी का शिलालेख मिला है। यह अभिलेख नागपाल का है और जिसकी उपाधि त्रिविक्रम थी, ठीक है। क्या थी, त्रिविक्रम। इस शिलालेख से पता चलता है कि कत्यूर से आने के बाद पालों ने उक्कू में भी राजधानी बनाई। अगला है निर्भय पाल का 1353 का बत्यूली ताम्रपत्र, ठीक है। ज्यादा नहीं, 3 ताम्रपत्र हमें ध्यान रखने, 3 हमें लेख याद रखने। निर्भय पाल का 1353 का बत्यूली ताम्रपत्र, ये अभय पाल का क्या था, उत्तराधिकारी था। भारती पाल का 1394 का घुनसेरा ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र में रजवार भारती पाल ने भद्रबाट को घुनसेरा की व्यवस्था के लिए नियुक्त किया है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस ताम्रपत्र में कहा गया है
कि भारतीपाल के पूर्वज नागपाल और विक्रमपाल ने भी गुनसेरा की व्यवस्था की थी। गुनसेरा मूर्ति कला की दृष्टि से कत्यूरी परंपरा का तीर्थ स्थल है। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हुआ कि इस ताम्रपत्र में कहा गया है कि भारतीपाल के पूर्वज नागपाल और विक्रमपाल दो का नाम दे रखा है, यानी कि यहाँ पर द्वैत शासन व्यवस्था भी थी, इस प्रकार से इतिहासकारों ने लिखा है। ठीक है, दो राजाओं का प्रचलन भी था, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए जो पूर्वज कौन थे, नागपाल। तो इसी के कारण क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है और 1238 में फिर नागपाल का उक्कू भी मिल जाता है, तो जिसके कारण कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि नागपाल यहाँ पर पाल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, 1238 में। तिलकपाल का 1421 का बचकोट ताम्रपत्र और महेंद्रपाल का 1622 का सिंगाली ताम्रपत्र। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना है। 3 ताम्रपत्र आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और काफ़ी समय बाद आज वीडियो बनाया है मैंने। तो इसके बाद अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है, ठीक है, अभी हम यहाँ पे अस्कोट का पाल वंश आज हमने पढ़ लिया है। अब हमें सीरा डीडी हाट पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, गंगोली हाट का मणकोटी वंश, छोटा ही है ये भी, और नेपाल का जो है मल्ल वंश है, ये हमें देखना है। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगली शाखा के साथ।